हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज मैं पढ़ाऊंगा आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस और पाथ लेंथ। तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस और पाथ लेंथ। पार्टिकल के द्वारा जो ए से लेकर बी तक एक्चुअल पाथ कवर्ड होगा वही उसका कहलाएगा एक्चुअल पाथ या डिस्टेंस कवर्ड। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका एसआई यूनिट होता है मीटर। इट कैन नेवर बी निगेटिव, ये कभी निगेटिव नहीं होती है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। ठीक है, तो डिस्टेंस समझ आया बेटा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लीजिए ए से लेकर बी तक पार्टिकल फाइनली पहुंचता है, तो उसका जो चेंज इन पोजीशन होगा वो ए बी के इक्वल होगा। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा, और इसकी डायरेक्शन होती है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ए पॉइंट को अगर हम x इक्वल टू जीरो की पोजीशन माने, और इधर को मान लें कि x पॉजिटिव है और इधर की तरफ x नेगेटिव है, तो अगर मान लीजिए ए से लेकर बी तक पार्टिकल जाता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। और अगर ए से लेकर बी तक पार्टिकल गया और उसके बाद ये वापस रिटर्न होकर के फिर से ए पर पहुंच जाता है, तो इनिशियल पॉइंट भी यही हुआ, फाइनल पॉइंट भी यही हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। और अगर ये ए से बी की तरफ ना जा करके ये निगेटिव एक्स एक्सिस में इधर की तरफ चला जाता है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ए से लेकर किसी सी पॉइंट तक का, ये इसका निगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। और देखिए ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पार्टिकल मान लीजिए ए से लेकर बी तक फाइनली पहुंचता है, तो अगर उसके द्वारा एक्चुअल पाथ कवर्ड किया हुआ कोई ये है सपोज दैट, तो ये उसकी डिस्टेंस कवर्ड होगी। तो डिस्टेंस कवर्ड देखो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा। और अगर मान लीजिए कि वो इसी डायरेक्शन में एक्चुअल पाथ कवर्ड करता हुआ जाता है, तो यही डिस्टेंस कवर्ड हुआ और यही डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो दोनों इक्वल हो। तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है या फिर हमेशा उससे ग्रेटर हो, तो ये रिलेशन वैलिड होगा। एसआई यूनिट इसका भी मीटर होता है। इतना क्लियर हुआ बेटा सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड पर। दोनों ही पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? तो देखिए एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन पोजीशन टू टोटल टाइम टेकन। तो इसको डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। डेल्टा एक्स को एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन लिख सकते हैं। एक्स टू यहाँ पर फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, एक्स वन यहाँ पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरीके से टी टू फाइनल टाइम है और टी वन इनिशियल टाइम है। ठीक है, और यही वैल्यू टेन थीटा के इक्वल होती है। तो टेन थीटा एक्चुअल में ये जो एक्स टी ग्राफ होता है, जैसे पार्टिकल का अगर हम एक्स टी ग्राफ बनाएं, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर पार्टिकल का हम एक्स टी ग्राफ बनाते हैं और मान लीजिए पार्टिकल जो है उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कुछ इस तरीके से वेरी करता है, ये कर्व्ड पाथ उसका बनता है। तो सपोज दैट टी वन टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स वन के इक्वल है, इसी तरीके से टी टू टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स टू के इक्वल है। तो ए पॉइंट यहाँ पर बी पॉइंट हमको मिलेगा, ए बी को अगर हम मिला दें तो ये देखिए बी से सी को मिला दे और ए से सी को मिला दे, तो ये हमको एक ट्राइंगल मिल जाएगा यहाँ पर। और इस ट्राइंगल में ध्यान से देखिए ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो एक्स टू माइनस एक्स वन के इक्वल होगी, और ये वाली डिस्प्लेसमेंट टी टू माइनस टी वन के इक्वल होगी। तो देखिए ये जो रेशियो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, वो ये टेन थीटा के इक्वल होगा ट्राइंगल में। तो ये वैल्यू टेन थीटा के इक्वल भी हम लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए टेन थीटा एक्चुअल में क्या होगा, ये स्लोप ऑफ ए बी के इक्वल होगा। यानी कि कह सकते हैं हम कि एक्स टी ग्राफ में जो स्लोप ऑफ ए बी होगा यही एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू भी होगी। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकती है। और एसआई यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड होता है। अब आते हैं एवरेज स्पीड पर। एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और ये वैल्यू होती है रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर टू टोटल टाइम टेकन। इसको हम डेल्टा एस बाई डेल्टा टी के इक्वल लिख सकते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और हमेशा पॉजिटिव रहती है।
एवरेज स्पीड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होती है। ठीक है, एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर भी हो सकती है या फिर उसके इक्वल भी हो सकती है, क्योंकि देखो एवरेज स्पीड की वैल्यू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन के इक्वल है। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर है तो एवरेज स्पीड की वैल्यू भी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर होगी। और अगर ये टोटल डिस्टेंस की वैल्यू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड की वैल्यू एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिलेशन वैलिड होता है। स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें और पार्टिकल अगर रिटर्न नहीं होता है, टर्न नहीं करता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल होता है। तो उसी कंडीशन में एवरेज स्पीड का जो एवरेज स्पीड की वैल्यू है वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केस वन। मान लीजिए ए से लेकर बी तक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है पार्टिकल का, और पूरी एबी डिस्टेंस को हमने एन इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। सब एक्स एक्स के एन इक्वल पार्ट है, तो ए बी को हम एन एक्स के इक्वल लिख सकते हैं। तो सपोज दैट फर्स्ट एक्स वी वन से कवर हो रहा है, नेक्स्ट वाला एक्स वी टू से कवर हो रहा है, उसके बाद वाला नेक्स्ट एक्स वी थ्री से कवर हो रहा है। इसी तरीके से जो nth वाला एक्स डिस्प्लेसमेंट है वो वी एन की वेलोसिटी से कवर हो रहा है। तो इस पूरे मोशन में जो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड की वैल्यू होती है उसको हम इस जनरल फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। एन अपॉन वी एवरेज इक्वल टू वन अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन वी टू प्लस वन अपॉन वी थ्री एंड सो ऑन प्लस वन अपॉन वी। ठीक है, इसी तरीके से केस सेकंड है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए से लेकर बी तक का मोशन मान लीजिए कि एन इक्वल टाइम में डिवाइडेड। ठीक है, एन इक्वल टाइम में, जैसे फर्स्ट टी टाइम, ये सेकंड टी टाइम, ऐसे थर्ड टी टाइम, ऐसे एन इक्वल टाइम में डिवाइडेड। तो मान लेते हैं फर्स्ट टी टाइम में वो V1 से कवर कर रहा है, सेकंड टी टाइम में पार्टिकल V2 से कवर कर रहा है, थर्ड वाला टी टाइम पार्टिकल V3 की वेलोसिटी से कवर कर रहा है, और nth वाला टी टाइम पार्टिकल Vn की वेलोसिटी से कवर कर रहा है। तो इस कंडीशन में उसकी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड की जो वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों ही इक्वल होंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही मोशन हो रहा है और पार्टिकल बैक भी नहीं कर रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के इक्वल होगा। तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड की वैल्यू v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन vn अपॉन n के इक्वल हो। ठीक है, तो जब इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइडेड हो तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड इस फार्मूले से निकल के आएगा, और जब इक्वल डिस्टेंसेस में पूरा मोशन डिवाइडेड हो तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड की वैल्यू इस फार्मूले से निकल के आएगी। इसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, आप एक फॉर्मूला याद कर लो, दूसरा आपको याद रहेगा। फिर कभी कभी ऐसा होता है, भूल जाता है ना कि कौन सा फॉर्मूला किस कंडीशन में लगाना है। तो यहाँ पर आप देखो कि सेकंड वाला जो फॉर्मूला है उसमें टी आ रहा है, यानी टी टोटल टाइम, टोटल टाइम जो है वो है ना एन इंटू टी में डिवाइडेड है, इक्वल टाइम इंटरवल। तो जब इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइडेड हो पूरा पाथ, तो फिर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू या एवरेज स्पीड की वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला बनता है। आप देखो इसका जो डायग्राम है, मतलब इसका जो एक तरीके से फॉर्मूला है वो टी जैसा आ रहा है ना, टी के शेप के जैसा है ना, ऐसे आप याद रखिए। तो एक फॉर्मूला आपको याद रहेगा, जब इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइडेड हो तो इस तरीके का फॉर्मूला है, हमको यूज करना है। तो सेकंड वाली कंडीशन में कौन यूज होगा, एन अपॉन बी एवरेज वाला, वो अपने आप ध्यान आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, T1 टू T2, T1 टू T2 मैग्नीट्यूड ऑफ V dt अपॉन इंटीग्रेशन T1 टू T2 dt। ठीक है, इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इंटीग्रेशन T1 टू T2 V dt अपॉन इंटीग्रेशन T1 टू T2 dt। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इंटीग्रेशन मेथड से भी हम यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक, देखिए एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर जो स्पीड होती है उसी को ही हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी व्हेन टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो इज कॉल्ड इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी कि जब टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो होगा तब जो वेलोसिटी होगी, उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी होगी, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो इसी को हम लिख सकते हैं dx बाई dt। तो dx बाई dt किसके इक्वल हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा।
अच्छा, अब इसको देखिए, अगर हम एक्सटी ग्राफ में समझे कि क्या होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उसके लिए मान लीजिए एक पार्टिकल का ये एक्सटी ग्राफ है, जिसमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ ऐसे कर्व सरफेस यानी कि कर्व पाथ की तरह मूव कर रहा है। मान लिया कि t1 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट x1 है और ये t2 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट x2 के इक्वल है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी कि जैसे ग्राफ में किसी ए पॉइंट पर जहां पर डिस्प्लेसमेंट x1 है, देखिए यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, यहां पर एक हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट का जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल से, मान लीजिए यहाँ पर थीटा वन बन रहा है, तो वही टेन थीटा वन ए पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू। तो v instantaneous at a will be equal to dx by dt at a, and that will be equal to tan theta 1। उसी तरीके से अगर मान लीजिए जब x2 का डिस्प्लेसमेंट है, ये b पॉइंट है, वहां पर अगर हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो वहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेगा यानी कि tan थीटा 2, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी b पॉइंट पर। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द एक्सीलरेशन। Acceleration is the rate of change of velocity with time is called acceleration. Average acceleration की वैल्यू होती है change in velocity to total time taken. Change in velocity मतलब डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t। तो डेल्टा v को लिख सकते हैं वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। वेक्टर v2 है फाइनल वेलोसिटी, वेक्टर v1 है इनिशियल वेलोसिटी। उसी तरीके से t2 माइनस t1, t2 है फाइनल टाइम और t1 है इनिशियल टाइम। ठीक, इनके रेशियो के इक्वल एवरेज एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी और यही वैल्यू टेन थीटा के इक्वल भी होगी वीटी ग्राफ में। तो उसी तरीके से जैसे एक्सटी ग्राफ हम लोगों ने कंसीडर किया था, मान लीजिए ये वीटी ग्राफ है पार्टिकल का और ये कर्व वाला जो पाथ है, ये वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है और मान लिया कि t1 टाइम पर वेलोसिटी v1 के इक्वल है और इस t2 टाइम पर वेलोसिटी v2 के इक्वल है। ए से लेकर बी तक हमने मिला दिया है और बी से सी मिलाया और सी से ए मिलाया, तो ये हमको एक ट्राइंगल मिलेगा। इस ट्राइंगल में ध्यान से देखिए, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू v2 माइनस v1 के इक्वल होगी और ये बेस की वैल्यू t2 माइनस t1 के इक्वल होगी। तो इस ट्राइंगल में जो टेन थीटा की वैल्यू होगी वही v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 के इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि vt ग्राफ में जो एवरेज एक्सीलरेशन होगा वो ए बी स्लोप के इक्वल होगा। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी के इक्वल होगा। ठीक है, यहां से एवरेज एक्सीलरेशन हमको मिले और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरेज एक्सीलरेशन को एक और फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इंटीग्रेशन मेथड से, t1 टू t2 a dt अपॉन t1 टू t2 dt। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मतलब इंस्टेंट पर जो एक्सीलरेशन होगा, यानी कि पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर जो एक्सीलरेशन होता है उसी को इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहते हैं। इसकी भी एक दूसरी डेफिनेशन हो सकती है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन व्हेन टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो ए इंस्टेंटेनियस की वैल्यू हो जाएगी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी। ठीक है, जब टाइम टेंडिंग टू जीरो होगा तो यही डेल्टा वी बन जाएगा डीवी के इक्वल और डेल्टा टी बन जाएगा डी टी के इक्वल। ठीक, तो dv बाई dt ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है और यही टेन थीटा के इक्वल भी होगा। तो टेन थीटा के इक्वल कहां पर होगा? vt ग्राफ। मान लीजिए पार्टिकल का ये जो vt ग्राफ है और टाइम t1 पर हमको वेलोसिटी निकालनी है, सपोज दैट जो v1 की है वहां पर एक्सीलरेशन पार्टिकल का निकालना है कि कितना होगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो हम क्या करेंगे, ए वाले पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसका जो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से उसी का स्लोप हमें इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन देगा। तो a इंस्टेंटेनियस एट a विल बी इक्वल टू tan थीटा 1 एंड a इंस्टेंटेनियस एट p, मान लीजिए p पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा 2। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है तो उसके लिए जो काइनेमेटिक इक्वेशन होती है उनको हम लोग देखेंगे। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मींस वेलोसिटी चेंजेस विद सेम रेट। तो एटी ग्राफ अगर हम इसका बनाएं तो ए का ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि ए इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, टाइम के साथ। उसी तरीके से अगर हम वीटी ग्राफ बनाते हैं तो पार्टिकल का वीटी ग्राफ एक लाइन के थ्रू जाएगा, क्योंकि इसमें कांस्टेंट स्लोप मिलना चाहिए, क्योंकि इसका जो कांस्टेंट स्लोप होगा वही एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन को। तो यहाँ पर जो स्लोप की वैल्यू होगी
वो टेन थीटा के इक्वल होगी और वही ए को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ में जो स्लोप की वैल्यू होती है वो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो देखिए जो काइनेमेटिक इक्वेशन होती है वो होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और एस टीएथ यानी कि टीएथ सेकंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट u प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। ठीक है, और यही मोशन अगर रिटार्डेड होता है तो ए की जगह हम माइनस एक से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, जहां जहां पॉजिटिव ए आ रहा है वहां वहां निगेटिव ए आना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है x, उसका अगर हम dx बाई dt निकालें या डिफरेंशिएशन कर दें उसको टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। और अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमको एक्सीलरेशन मिल जाता है। एक्सीलरेशन को dv बाई dt लिख सकते हैं, और इसी को एक और टर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए dv बाई dt में ऊपर dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दिया, तो एक dx बाई dt ये वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा, और फिर बचेगा dv बाई dx, तो v dv बाई dx भी a के इक्वल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, a को हम एक और टर्म में लिख सकते हैं dv बाई dt, यानी कि d बाई dt ऑफ dx बाई dt, इस वेलोसिटी को लिख सकते हैं हम dx बाई dt। तो यहां पर देखिए ये बन जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का जो डबल डिफरेंशिएशन होता है उसको भी हम एक्सीलरेशन कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए जो ये कैलकुलस वाला मेथड है उसका एक एडवांटेज रहता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो ये है कि अगर मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है, मतलब एक्सिलरेशन ए जो है वो कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो भी हम इस डिफरेंशियल वाले मेथड से, कैलकुलस वाले मेथड से हम प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेथड बहुत अच्छा है, इसको आपको जरूर सीखना चाहिए। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होती है? देखिए मान लीजिए कोई व्हीकल चल रहा है और उसमें अचानक से ब्रेक लगाया जाता है, तो ब्रेक लगाने के बाद वो जितनी डिस्टेंस स्टॉप होने तक कवर करता है उसी को ही कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए ये व्हीकल था, यू की स्पीड से चल रहा था और यहाँ पर उसने ब्रेक लगाना शुरू किया, तो यहां से लेकर यहां तक फाइनली वो जब स्टॉप होता है तब तक जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो कहलाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन ये यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू एस, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर माइनस टू एस। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक के लिए ये इक्वेशन हमने लगा दी है, तो यहाँ से एस की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर बाई टू ए, यानी कि s प्रोपोर्शनल टू है u स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है वो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, बस आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फ्री फॉल, फ्री फॉल क्या होता है? जैसे u इक्वल टू जीरो से किसी बॉडी को ड्रॉप कर दे तो ऊपर से नीचे जाएगी फ्रीली फॉल करती हुई, तो ये कंडीशन कहलाती है फ्री फॉल। तो इस कंडीशन में अगर मान लीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने नेगेटिव कंसीडर की है, तो जी की वैल्यू माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होगी, यू इज इक्वल टू जीरो। अब इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस तरीके से लगा सकते हैं, वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ठीक है, तो यू जीरो हो जाएगा माइनस जी टी। इसी तरीके से वाई यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, तो यूटी वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यू जीरो है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बचेगा। इसी तरीके से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी वाई हो जाएगा। इसके अगर हम ग्राफ बनाएं तो ध्यान से देखिए, 80 ग्राफ जब हम बनाएंगे तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला माइनस 9.8। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इसी तरीके से वेलोसिटी का अगर हम टाइम के साथ ग्राफ बनाते हैं तो देखो वेलोसिटी का टाइम के साथ ये रिलेशन है, v इक्वल टू माइनस जी टी, यानी कि यहाँ से है v प्रोपोर्शनल टू माइनस टी। तो इस तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन में डायरेक्टली इंक्रीजिंग होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी नेगेटिव डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट का y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, पैराबोला टाइप इक्वेशन बनेगी, तो ऐसे जाएगी इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ग्राफ जाएगा इसका। समझ आया? इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो यही वाली सारी इक्वेशन में g की वैल्यू प्लस 9.8 हो जाएगी। ठीक, इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो ऐसे पॉजिटिव में मिलेगा, v की वैल्यू हो जाएगी u इक्वल टू जीरो प्लस जी टी। ठीक है, तो v और gt का जो ग्राफ होगा उसमें v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होगा, तो इस तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में फिर ग्राफ मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, है ना, तो ऐसे पैराबोला इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसका ग्राफ बनेगा।
ठीक है, समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या होता है? देखिए, गैलीलियो ने बताया था कि अगर कोई बॉल फ्रीली फॉल कर रही है या कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, रेस्ट से गिर रही है, तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में ऑड नंबर में डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी बॉल को ऊपर से गिरा दिया, तो पहले 1 सेकेंड में अगर मान लो वो एस डिस्टेंस कवर कर रही है, तो अगले वाले 1 सेकेंड में वो 3s की डिस्टेंस कवर करेगी। फिर उसके नेक्स्ट वाले 1 सेकेंड में वो 5s की डिस्टेंस कवर करेगी। फिर उसके वाले नेक्स्ट सेकेंड में वो 7s की डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो ये इक्वल टाइम इंटरवल 1 1 सेकेंड के भी हो सकते हैं, 2 2 सेकेंड के भी हो सकते हैं, 3 3 सेकेंड के भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इक्वल टाइम इंटरवल होंगे। तो फ्री फॉल की कंडीशन में यानी इक्वल टू जीरो से बॉडी एक्सीलरेट होती हुई नीचे की तरफ आ रही है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में ऑड नंबर्स में डिस्टेंसेस कवर करती है। ठीक है, अच्छा यही फॉर्मूला हम हॉरिजॉन्टल के लिए भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट से हॉरिजॉन्टल में एक एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट होना स्टार्ट करती है, तो इसके लिए भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि इक्वल टाइम इंटरवल में ये ऑड नंबर्स में डिस्टेंसेस कवर करेंगे। समझ रहे हैं ना बात को? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नोट करने वाला पॉइंट है इंपॉर्टेंट। देखो, इसमें कहते हैं कि एक पार्टिकल को हमने यू की स्पीड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया है, और उसके बाद अब ये फाइनली आकर के फिर से ग्राउंड पर गिरता है। तो बीच में कहीं पर ये एच हाइट पर भी होता है, तो एच हाइट पर ये 2 बार मिलेगा। तो मान लेते हैं पहली बार जब ये एच हाइट पर पहुंचता है, वहां तक का टाइम इसका T1 का है, और उसके बाद जब ये रिटर्न करके उसी एच हाइट पर पहुंचता है, तब तक का टाइम शुरुआत से लेकर के वहां तक का T2 का है। तो ये टाइम इंटरवल यू और हाइट, इन तीनों में आपस में एक रिलेशन होता है। पहला रिलेशन तो ये है कि टोटल टाइम इंटरवल T1 प्लस T2, तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल भी होगा, मतलब आने और जाने का समय। कैसे? देखो, ध्यान से देखो, इसका T2 वाला टाइम यहां से यहां तक का है, और यहां से लेकर यहां तक का टाइम T1 का है। तो देखो, इस एच हाइट तक पहुंचने का टाइम अगर T1 का है, तो इस एच हाइट से नीचे तक आने का टाइम भी T1 के इक्वल होगा। तो देखो, ये पूरा टाइम T2 और यहां तक का टाइम अगर T1 के इक्वल है, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल फ्लाइट ऑफ टाइम आ जाएगा T1 प्लस T2। तो ये टोटल फ्लाइट ऑफ टाइम के इक्वल होगा। तो ये वैल्यू 2u अपॉन जी के इक्वल होती है। ठीक है, इसको हम लोग प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ेंगे। और यहां से देखो, जब u की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी हाफ जी T1 प्लस T2। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखना है। और जब u निकल आए हमारे पास, तो h की वैल्यू अगर हम निकालें, यहां से लेकर यहां तक के लिए इक्वेशन लगाएंगे, h इज इक्वल टू यू T1 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। तो ये u की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में यहाँ पुटअप कर देंगे और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे, तो हम देखेंगे ये रिजल्ट हमको मिल जाएगा। यानी h इज इक्वल टू होता है हाफ जी T1 T2। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस कंडीशन के लिए याद रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ एयर ड्रैग ऑन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में एयर ड्रैग का इफेक्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल हमने ऊपर की तरफ फेंक दिया, ठीक है, ये सेकंड वाली कंडीशन ले रहे हैं। नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड वाला मोशन ले रहे हैं। तो याद करो, जब ऊपर से नीचे कोई बॉडी आती है तो जी का एक्सीलरेशन डाउनवर्ड लगेगा, और ऊपर की तरफ एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा, तो जो इफेक्टिव एक्सीलरेशन डाउनवर्ड लगेगा वो जी माइनस ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो जो टाइम लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने का एच हाइट से फॉल करने का, टी इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी माइनस ए के इक्वल होगा। अब देखिए, अगर किसी पार्टिकल को हम ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, इसमें ऊपर फेंक दिया यू से, तो इफेक्टिव एक्सीलरेशन कितना होगा? जी तो नीचे लगेगा और एयर ड्रैग भी नीचे लगेगा, तो इफेक्टिव एक्सीलरेशन जो नीचे की तरफ लगेगा वो जी प्लस ए हो जाएगा। तो मान लीजिए ये एच हाइट तक जाता है, तो अब जो टाइम होगा उसका यहां से लेकर ऊपर तक पहुंचने का, वो अंडर रूट 2h अपॉन जी प्लस ए के इक्वल हो जाएगा। इफेक्टिव एक्सीलरेशन जी प्लस ए होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब एयर ड्रैग भी यूज करते हैं तो अप वाला टाइम जो है अंडर रूट 2h अपॉन जी प्लस ए के इक्वल होता है, और डाउन वाला टाइम अंडर रूट 2h अपॉन जी माइनस ए के इक्वल होता है। तो इसमें देखो, टी अप विल बी लेस देन होगा टी डाउन, यानी कि जाने में कम टाइम लगेगा, आने में ज्यादा टाइम लगेगा। और उसी तरीके से वी अप ग्रेटर देन होगा वी डाउन, यानी कि पार्टिकल को जब हमने ऊपर की तरफ फेंका, तो ये यू जो है वो ग्रेटर होगा, और जब यही बॉडी डाउनवर्ड पहुंचेगी रिटर्न होकर के, तो जो यू डैश होगा वो लेस देन यू होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से। उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी अप ग्रेटर देन होगी काइनेटिक एनर्जी डाउन। इसी तरीके से मोमेंटम अप डायरेक्शन में ग्रेटर देन होगा मोमेंटम डाउन डायरेक्शन में, ठीक है, जब पहुंचेगा।
इसको ऐसे आप शॉर्टकट में याद रख सकते हो। एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं कि ऐसे मान लो कि आपको पहाड़ पर चढ़ना है, तो जब आप नीचे से ऊपर चढ़ोगे तो शुरू में आप बहुत एक्साइटेड हो गए तो तेजी से चढ़ रहे होगे, सारी चीजें आपकी फास्ट होगी। फिर जब लौट के नीचे आओगे तो आप बहुत थक चुके होगे, तो सारी चीजें आपकी स्लो हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो ऊपर चढ़ने का टाइम जो है वो कम होगा और उतरने का टाइम ज्यादा होगा। इसी तरीके से ऊपर चढ़ने का टाइम कम, वेलोसिटी कम होगी, सॉरी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और आने वाली वेलोसिटी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाने वाली ज्यादा होगी और आने वाली काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इसी तरीके से ऊपर जाने वाला मोमेंटम ज्यादा होगा और आने वाला मोमेंटम कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखिए एक एच हाइट का टावर है और यहाँ पर एक बॉडी को ऊपर की तरफ यू की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया। अब उसके बाद ये ग्राउंड पर आकर गिरती है, तो मान लिया कि T1 का टाइम लगता है। इसी तरीके से उसी हाइट से किसी बॉडी को नीचे की तरफ फेंक देते हैं यू की वेलोसिटी से, तो उसको ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम T2 का लगता है। और तीसरी कंडीशन में उतनी ही हाइट से एक बॉडी को यू इक्वल टू जीरो से ड्रॉप कर देते हैं, तो उसको ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम T3 लगता है। अब ये T1, T2, T3 इन तीनों में आपस में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन ये है, आपको याद रखना है। T3 विल बी इक्वल टू अंडर रूट T1 T2। नेक्स्ट केस पर आते हैं। इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मान लीजिए एक पार्टिकल है u की वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इस पर एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन लग रहा है। ठीक है, यहाँ मिड पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी v मिड हो जाती है और यहाँ फाइनल पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी v के इक्वल है। तो अगर मान लीजिए पूरे मोशन में आपसे पूछे कि उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो हम एवरेज वेलोसिटी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, v एवरेज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू। इसी तरीके से अगर मिड पॉइंट पर पूछता है कि वेलोसिटी कितनी होगी, तो v मिड वेलोसिटी होती है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे मान लीजिए u इक्वल टू जीरो से एक पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है और उस पर एक अल्फा का कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन लग रहा है, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद उस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक बीटा का रिटार्डेशन लगने लगता है और फाइनली फिर वो रेस्ट पर आ जाता है। तो टोटल जो टाइम लगता है पूरे मोशन में वो t का लगता है, और पूरी डिस्टेंस कवर्ड एस की है। इसमें टी जो है वो नोन है, तो आपसे इसमें पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी पूरे मोशन में कितनी थी और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था। तो इसका हम शॉर्ट ट्रिक एक आपको बता दे रहे हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है कि जो ये अल्फा का एक्सीलरेशन था और उसके बाद बीटा का रिटार्डेशन था, तो पूरे मोशन के लिए आपको एक एवरेज एक्सीलरेशन कंसीडर कर लेना है। वो हो जाएगा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब इक्वेशन यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो v मैक्स अगर आपको निकालना है तो v मैक्स इक्वल टू यू प्लस एटी। तो u की वैल्यू जीरो मान लेंगे, क्योंकि इनिशियल में देखो पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो थी, तो u जीरो हो जाएगा। और a की जगह हम रखेंगे एवरेज एक्सीलरेशन अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, और t की जगह रखेंगे पूरे मोशन का टाइम। तो पूरे मोशन का टाइम t के इक्वल है, तो v मैक्स की वैल्यू देखिए आ जाएगी यहाँ से अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी के इक्वल। इसी तरीके से पूरा डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है मोशन का कि कितना होगा, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन लगाएंगे। ut की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, प्लस हाफ a की वैल्यू हो जाएगी अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, और इंटू टाइम का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी पूरे मोशन के हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। क्लियर हुआ बेटा? चलो, तो बेटा आज तक यहीं तक रखते हैं, फिर इसके आगे का जो है वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।